ठीक है बेटा, तो इसमें स्पोर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्स इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्स क्या है आपके, स्पोर्स ही वो यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ है जो कहाँ या आउटर स्पेस से आई। ठीक है, किसी और मतलब आपका एंटिटी हो सकती है, मतलब रॉक हो सकता है, कोई और प्लैनेट हो सकता है, जिससे क्या आए हैं, स्पोर्स आए हैं और उन्होंने क्या किया है, क्या कहते हैं, अर्थ पे लाइफ फॉर्म की है। ठीक है, हेलो एंड वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस, माई सेल्फ डॉक्टर यशोधरा भूषण। मैं आपकी बायोलॉजी गाइड बेटा। हम नया चैप्टर लेकर आए हैं इस सेशन में, जो कि है आपका इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम लेक्चर 1 में अब स्टार्ट करने वाले इवोल्यूशन के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि हमने जेनेटिक मटेरियल सारा पढ़ चुका है, किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलती है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं आपके प्रीवियस चैप्टर्स में। ठीक है, तो मतलब आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो उसका बेसिस क्यों है, क्यों, किस वजह से, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस बारे में हम ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ समझनी है हमें। ठीक है, तो जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन ये सारी चीज़ आपको यही बताता है कि ये जो भी आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, उन सबका रीज़न क्या है, उसी की वजह से इवोल्यूशन है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नई स्पीसीज बन रही है, उस रिप्रोडक्शन के दौरान आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है, तो इवोल्यूशन भी साथ में साथ चल रहा है। तो इवोल्यूशन आज के भी टाइम पे, अभी आप बैठे हो, आप अपने दादा परदादा, ठीक है, आने वाली जनरेशन, उन सबके बारे में देखोगे तो, और इनफैक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी देखते रहोगे, तो चेंज ऑफ वेदर के साथ साथ इवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, अपना चैप्टर नंबर 6, इवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें सबसे पहले क्या समझना कि कैसे हमारा इस क्या कहते हैं, यूनिवर्स में सबसे खास बात यही है कि हमारा जो प्लैनेट है, हमने अभी तक जितनी हमारी नॉलेज है ना, जितनी हमारी टेक्नोलॉजीज, इन सबका यूज़ अपन सब के बारे में समझते हुए ये देख लिया कि जो मतलब अर्थ है वो एक पर्टिकुलर काइंड के बहुत स्पेशल यूनिक एक प्लैनेट है, जो क्या करता है, लाइफ को पोसेस करता है। ठीक है, तो वही लाइफ के बारे में समझना कि कैसे, क्यों अर्थ पे ही लाइफ आई, बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं, या फिर कोई सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट पे कोई लाइफ क्यों नहीं प्रेजेंट है ना। प्लस हमने ये देखा कि केवल वाटर एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, केवल अर्थ पे प्रेजेंट है, और उसी की वजह से हम कहते हैं अल्टीमेटली कि लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे। ठीक है, तो अर्थ कैसे बनी, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार डिस्कवरी वगैरह इन सारे चैनल्स में देखा ही होगा और जाना होगा, है ना। तो उसी को अब हमें समझना भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, क्या क्या क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन की बात करते हैं बेटा। सबसे पहले इवोल्यूशन क्या है, ग्रीक वर्ड है बेटा ये। ठीक है, कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है ना। ग्रीक और लैटिन ज़्यादातर पहले उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेजेस चलती थी, जैसे हमारे उसमें पुराने समय पे संस्कृत चलती थी, वैसे वहाँ पे ग्रीक और लैटिन चलती थी। ठीक है, तो ई वर्ड का मतलब होता है आउट, और वोल्वेर का मतलब होता है रोल, है ना। टू रोल आउट मतलब कैसे आगे चलना है, तो इवोल्यूशन इज टू रोल आउट, दैट इज इवोल्यूशन। ठीक है, इवॉल्वर। ठीक है, इज अनरोलिंग या फिर अनफोल्डिंग of nature that brings about an orderly change from one form or conditions to another, resulting in descendants becoming different from ancestors। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में, एक फैशन में, ऐसा नहीं कि आज मतलब एक स्पीसीज में दो हाथ और दो पैर हैं, और अचानक से दूसरी स्पीसीज, जैसे दूसरा रिप्रोडक्शन हुआ या दूसरी जनरेशन आई, आपने तीन पैर और दो हाथ देख रहे हो, ऐसा नहीं, ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो ऑर्डरली फैशन में हो रहे चेंजेस को एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में बदलते हुए देखना है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आते हुए देखना है, यही चीज़ आपको क्या बता रहा है, इवोल्यूशन बता रहा है। ठीक है, और हम उसके बारे में ये क्या मतलब क्या पैटर्न है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहेंगे बेटा, इवोल्यूशन में। ठीक है, कि हम बात करते हैं कि कोई भी जानवर अगर वो पानी में रहने वाला है तो उसके पास गिल्स होने चाहिए। कोई क्या कहते हैं, अगर फ्लाई करने वाला है तो वो जैसे आपके बर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, बैट हो गए, ये सारे, इन सब के पास फेदर क्यों है, विंग्स क्यों है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, और ये हम जानेंगे कि किस वजह से
इन लोगों ने इस तरीके की एडेप्टेशन करी, है ना। तो बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट में रहने के लिए जानवर अपने आप को लगातार प्रयास करते रहते हैं कि वो किस तरीके से फिट एंड फाइनली उस एनवायरनमेंट में अपना सर्वाइवल कर सकें, ठीक है। और उसी की वजह से क्या देखते जाते हो कि लाइफ जो है दिन प्रतिदिन क्या होता है, नेचर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहता है हर दिन हर बार। इसी वजह से हमने वो जो रेप्लिकेशन पढ़ा, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा या फिर वीएनटीआर देखा, उन सब में यही सारी बातें थी कि भाई वो इसलिए ज़रूरी है कि इवोल्यूशन के लिए भले ही वो क्या कर रहे हों, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हों या नहीं कर रहे हों, बट बार बार उनका रेप्लिकेट होना, बार बार उसमें वेरिएशन आना, ठीक है, वो इसी वजह से हो रहा है ताकि ये इवोल्यूशन होता रहे बेटा। मैनी थ्योरीज वर पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ बताने के लिए बहुत सारी आई, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बताता है तो सबसे पहले यही बताता है कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, यूनिवर्स है ना। तो यूनिवर्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर अ यूनिक ट्रेंड इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो ये लाइफ आना क्या कहते हैं आपका यूनिवर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्या कहते हैं ध्यान देने वाला एक तरीके से पॉइंट है, क्योंकि मतलब है ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझना कि क्यों हम बने हैं, हमारा काम क्या है, मकसद क्या है ना। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और हम सबसे ज़्यादा क्यूरियस कौन सा पर्सन कौन से बींग्स हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो अपने बारे में जानने के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्साइटेड रहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इवोल्यूशन की स्टडी भी इसी तरीके से स्टार्ट हुई है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले मैंने यही बोला कि अगर हमें ये बात समझनी है कि हमारा मतलब ओरिजिन कैसे हुआ या हम कैसे बने या लाइफ कैसे आई, तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या हुआ, आपकी सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स आए, सैटेलाइट्स आई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। तो सबसे इस क्या कहते हैं इस अलग अलग थ्योरी, देखो ये चीज़ कोई ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकता है, क्योंकि ये बहुत 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 तुम्हारे इमेजिनेशन से भी बहुत साल पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और तुम या फिर हम जो आज की टेक्नोलॉजीज लेके भी बैठे हैं, हम ये आइडिया भी नहीं लगा सकते कि ये चीज़ें हुई कैसे होंगी, ठीक है। बट स्टिल बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंस और ये सारे लोग, अभी जो हम पढ़ेंगे ऐप के बारे में, वो सारे लोगों ने कहीं ना कहीं ये थ्योरीज दी और ये बता लगाया कि किस तरीके से, या फिर मतलब एक होता है ना एजम्पशन, एक एजम्पशन लगाया कि हाँ इस तरीके से हो सकता है कि आपका क्या बना हो, यूनिवर्स बना हो, ठीक है। तो यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करते हैं हम विद बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके एक्सप्लेनेशन है बेटा, ये एक्सप्लेनेशन है आपके क्या कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की, ठीक है। विच वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था ये, एब लेमिटेयर, ठीक है, 1931 में। उनके हिसाब से क्या हुआ था कि यूनिवर्स एक एक्सप्लोजन से स्टार्ट हुआ था, कि जो आज आप मिल्की वे देखते हो, अलग अलग गैलेक्सीज देखते हो, स्टार्स देखते हो, ये सब कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए होंगे। तो उन्होंने माना कि बहुत बड़ा कुछ मतलब स्टार होगा, मतलब जो अभी हम स्टार्स देख रहे हैं या गैलेक्सीज देख रहे हैं उनसे भी बहुत बड़ा एक स्टार हुआ करता होगा, या फिर क्लाउड्स की भी बात करी थी कुछ साइंटिस्ट ने। तो ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसमें एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये देख रहे हो, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट की वजह से अब कोई भी सॉलिड पार्टिकल फटेगा तो उसके और छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनते जाएंगे। तो वही छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बिगड़ते गए। अब देखो ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या हुए, कुछ अब यहाँ पे फिजिक्स की बात आएगी कि कुछ अपने ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से एक साथ हो गए, कुछ क्या कहते हैं अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिस्ट्री की भी बात आएगी, अपने अपने अलग अलग गैसेज हो गई या केमिकल्स की वजह से उधर उधर हो गए, कुछ के अलग फंक्शन हो गए, कुछ ग्लो करे कुछ नहीं ग्लो करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे इसमें। यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, कितने साल पहले बेटा, 15 बिलियन ईयर्स एगो क्या हो गया था, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से माने, है ना। कैसे होता है, तुम अभी केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे कार्बन डेटिंग वगैरह, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जितनी पुरानी उन्हें मतलब ईंट पत्थर मिल जाए उसको पकड़ देखते हैं, और उसमें मतलब देखते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है वो कार्बन से तो अल्टीमेटली बनी ही होगी, ठीक है। तो कार्बन का पता लगाते हैं कि कार्बन जो है वो कितना पुराना है,
ठीक है। तो उससे मतलब अभी तक जो है इतना आइडिया लगा ले चुके हैं हम लोग कि 15 बिलियन ईयर्स एगो कम मतलब क्या होगा कि यूनिवर्स बना होगा। ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये कैसा एक्सप्लोजन था? थर्मोन्यूक्लियर। थर्मोन्यूक्लियर से क्या मतलब कि वो जैसे कि मतलब देखो, एक एक्सप्लोजन होता है कि आपका मतलब आपने कुछ इस तरीके की मटेरियल यूज करे जिसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो अपने आप ब्लास्ट कर गया, है ना। जैसे सोडियम और वाटर ले लो, पोटेशियम वाटर ले लो, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये थर्मल रिएक्शंस हैं हर तरीके की, है ना। तो और कुछ एक्सप्लोजन इस तरीके से होते हैं जो क्या होते हैं, खुद के एटम और न्यूक्लियस के क्या कहते हैं मतलब हीट अप होने से या फिर उनके रेडियो एक्टिविटी अभी मतलब उनके अंदर के जो होने वाले रिएक्शंस है उसके वजह से क्या होता है बेटा, ब्लास्ट होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये इस तरीके का बिग बैंग किस तरीके का एक्सप्लोजन था बेटा, थर्मोन्यूक्लियर। मतलब न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया या बहुत ज़्यादा रिएक्शन चली और बहुत ज़्यादा इतने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होने की वजह से, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होने की वजह से, जो आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जिन जो आजकल जिस फंडे पे बने हुए हैं वही एक्सप्लोजन से उन्होंने यूनिवर्स को बनने का एक वे दिखाया है। ऑफ अ डेंस एंटिटी, है ना। डेंस एंटिटी किससे मतलब बहुत बड़ा कोई मतलब एक ऐसे पार्टिकल होगा, या फिर पार्टिकल नहीं कह सकें तो बहुत सारा ऐसा पार्टिकल जो बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े चीज़ें एक साथ जॉइंटेड थी, उनमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ एंड देन फिर वो क्या हो गए बेटा, बिखर गए। ठीक है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, तो फिर उसके वजह से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ होगा एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन, और फिर उसके वजह से, और देखो एक्सप्लोजन होने की वजह से, है ना, एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या होगा, चीजें फैलेंगी। ठीक है। जितना ज्यादा दूर फैलेंगी उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। तो ये चीज क्या समझ में आती है कि कोई एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल रहा होगा डेंस, है ना, कोई बहुत डेंस पार्टिकल रहा होगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस चल रही होंगी लगातार, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री न्यूक्लियॉन्स, ये सारी चीजों होने की वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इसमें क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ बेटा, और एक्सप्लोज करते ही ये क्या हुआ, इसने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो थे उसको रिलीज करा, तो वो फैल गए पूरे, क्योंकि मतलब स्पेस क्या है, स्पेस एक खाली जगह है। ठीक है। कुछ नहीं है वहां पे, तो चाहे कितना भी मतलब क्या कहते हैं, ब्लास्ट के बाद जो भी चीज निकला होगा वो ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में एक्सपेंड कर गया एंड आपको फिर फाइनली जो आज देखने को मिलता है आपका यूनिवर्स, वो इस तरीके से बना। ऐसी एक ये थ्योरी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं। ये ऐसा हुआ होगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है। या फिर ये डेंस एंटिटी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम। हाइड्रोजन, तो आपको पेपर के बेसिस से क्या याद रखना है कि मतलब किसने प्रपोज की ये बिग बैंग थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड फॉर्म मतलब थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है। किस चीज के बारे में बता रही बिग बैंग थ्योरी, एक बड़े से थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में बता रही है। किसके में हुआ, ये डेंस एंटिटी में हुआ बेटा। ठीक है। जिसके वजह से यूनिवर्स बता, है ना, पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना है आपने। Hydrogen fused into progressively heavier atoms of different kinds of elements found today। कह रहा है कि जो फिर जब ये ब्लास्ट हुआ तो ऑफ कोर्स गैसेस वगैरह निकलेंगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारी बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड सब निकला, है ना। तो जो मोस्टली इसमें से क्या निकला, हाइड्रोजन निकला। और हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन ने जितना ज़्यादा अपने से हैवी, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एटम है। ठीक है। पहला पीरियोडिक टेबल में आप हाइड्रोजन ही पढ़ते हो, तो हाइड्रोजन ने अपने से हैवियर एटम्स के साथ बॉन्डिंग करना स्टार्ट करी और अलग अलग मॉलिक्यूल्स और क्या बनाए बेटा, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाए। ठीक है। तो ये बात करी आपके किसने, बिग बैंग थ्योरी ने। सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्स एंड अर्थ इन सिग्निफिकेंस, मतलब किस तरीके से यूनिवर्स और अर्थ के बारे में बातें करी जा सकती है उसके देखते हैं। द यूनिवर्स इज इमेंस अप्रोक्सीमेटली 20 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। ठीक है। लगभग 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और कंटेन्स गैलेक्सीज। तो अभी तुम कहोगे कि अभी तो 15 बिलियन ईयर्स की बात करी, तो वो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। वो तुम क्वेश्चन में तुम्हें देखना है कि वो किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से बात करेगा तो तुम 15 बिलियन ईयर्स अगो बोलोगे।
जनरली पूछेगा, अगर ऑप्शन में 20 बिलियन ईयर्स अगो भी होगा, है ना, कैसे आएगा, 20 बिलियन ईयर्स अगो ऐसे लिखा रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, बिलियन ईयर्स अगो को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ठीक है, इस पे फिर ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड कंटेन गैलेक्सीज, स्टार्स एंड कॉस्मिक क्लाउड्स, ठीक है, कॉस्मिक क्लाउड्स आयंस और कंपाउंड्स, ऐसे क्लाउड्स, ठीक है, जो कि अलग अलग आपके क्या कहते हैं, मीटरॉइड से बने हो सकते हैं, आपके दूसरी सैटेलाइट से बने हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्या क्या होता है, गैलेक्सीज होती हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, ठीक है, ऐसे ही और दूसरी दूसरी गैलेक्सीज है, ठीक है। तो गैलेक्सीज है, स्टार्स है, जैसे हमारी गैलेक्सी में जो स्टार है वो सन है, नहीं बहुत सारे, मतलब सोलर सिस्टम, अब देखो एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होता है, हमारे सोलर सिस्टम में जो क्या कहते हैं स्टार है वो सन है, ठीक है, और भी स्टार्स हैं वो दूर दूर है, ठीक है, और फिर कॉस्मिक क्लाउड्स होते हैं। अर्थ इज मिनिस्कल इन कंपैरिजन, मतलब बहुत ही छोटा सा है ना, नामात्र पॉइंट के, सोचो अर्थ ही जब इतना नामात्र के बराबर है तो हम तो कहीं जाएंगे, है ना। फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना, तो इसके कंपैरिजन में कि यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से भी 15 बिलियन ईयर्स अगो उस टाइम पे हुआ, और फिर उसके क्या कहते हैं मतलब आज से 4.5 साल, 4.5 साल नहीं, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ बेटा, आपका अर्थ बनी होगी विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन, एकदम जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, डिस्क्राइबिंग अ कोलोसल एक्सप्लोजन एंड द सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ अ गैलेक्सीज। तो आपने बिग बैंग थ्योरी देखी, यहाँ से एक्सप्लोजन हुआ, देखो कैसे कैसे पार्टिकल्स फिर जुड़ते रहे, कुछ पार्टिकल से अलग हो गए और कुछ पार्टिकल्स ने एक साथ इकट्ठा होके मल्टीपल ये क्या है, गैलेक्सी है ना, तो ये गैलेक्सी देख रहे हो, गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर बेटा बहुत सारे आपको सोलर सिस्टम दिखेंगे, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के साथ ये जो है ये क्या है, कॉस्मिक क्लाउड्स हैं, कॉस्मिक क्लाउड्स, स्टार्स सब इसमें दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कंडेंस होता जाएगा गैलेक्सी के फॉर्म में, और देखो एक तरीके से ये एटम का ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो आगे बात करते हैं किस तरीके से, अब अर्थ की बात कर रहे हैं कि अर्थ किस तरीके से बनी है, तो अर्थ के ओरिजिन के देखो, सबसे पहले जब, क्योंकि ये भी एक क्या था, एक्सप्लोजन का पार्ट था, एक्सप्लोजन का पार्ट था, और तुमने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि सबसे स्टेबल जो शेप है वो स्फेयर है ना, जिसपे स्फेयर क्यों है भाई, क्योंकि कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में उस पर फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो और कोई भी, जैसे तुमने देखा है वेदरिंग में भी, सॉइल वेदरिंग की भी बात करें तो हम ये देखते हैं कि पत्थर अगर किसी ऊंचाई से मतलब गिरता हुआ आता है या फिर ट्रेवल कर रहा है तो वो अल्टीमेटली गोल हो जाता है। तो ऐसे ही ये पत्थर जब ब्लास्ट से निकला, एक बहुत बड़ा, यही तो मान सकते हैं कि बहुत बड़ी रॉक है, जो बहुत बड़ी रॉक जो निकली ये, तो ये भी क्या हुआ, इतना दूर ट्रेवल करते करते दूसरे पत्थरों से टकराते हुए अल्टीमेटली क्या शेप ले ली इसने, गोल ले ली, ठीक है, स्फेयर लाइक ले ली, ठीक है। तो अर्थ का ओरिजिन के लगभग मतलब 2.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, 3 से 2.5 मान लो, 4 या 3.5, 4.5 तो बोल ही रहा है वो, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स ही वो जो एनसीईआरटी बोलती है वही पढ़ते हैं, ठीक है। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ, ठीक है। आर्कियन एरा में एटमॉस्फेरिक हेज माइट हैव मेड अर्थ पेल ऑरेंज इंस्टेड ऑफ पेल ब्लू। तो आज की जो हमें अर्थ जो ब्लू दिखती है वो पहले कैसी, क्योंकि बहुत एक्सप्लोजन में क्या होगा, हीटअप होगा ये पोर्शन, तो हीटअप होने की वजह से एक तो ये ग्लो करता हुआ, और प्लस क्या ऐसा बेटा ये पेल येलो कलर का था आपका, क्या कहते हैं वहां पे जो भी चीज जल जाती है अल्टीमेटली ग्लो करती है, ग्लो करती हुई कैसी दिखाई देती है, येलोइश रेडिश इस तरीके की, है ना, मार्स को देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखना स्टार्ट हुआ, अ इज पॉसिबल कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म थी कि नहीं। फिर कुछ साल बाद धीरे धीरे ये जो पेल ऑरेंज डॉट था वो धीरे धीरे कैसा हुआ, तो फिर जब एक्सपेंड हुई और दूर चली गई, उस एक्सप्लोजन से बहुत दूर चली गई, तो अर्थ कैसे हो गई, ठंडी होने लगी, ठंडी होने लगी, और इतनी ठंडी हुई कि एकदम स्नो बॉल बन गई, ठीक है, आइस एज वगैरह जो तुम जानते हो। 630 मिलियन ईयर्स अगो द प्लैनेट माइट हैव बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड इन आइस,
through perhaps though perhaps with slushy oceanic openings near the equator। ठीक है, अब बिल्कुल सरफेस अर्थ का या इस रॉक का ऐसा नहीं था कि क्या था, बिल्कुल प्लेन नहीं था, है ना, कहीं कहीं गड्ढे थे, कहीं कहीं बहुत बड़े गड्ढे थे और कहीं मतलब सरफेस प्लेन था। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ओपनिंग्स रह गई। फिर थोड़े कुछ टाइम बाद, जब डायनासोर एरा की बात कर रहे हैं हम, कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जब ठंडी होने के बाद फिर से ये धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्टार गैलेक्सी सोलर सिस्टम भी बन रहा था साथ ही साथ। तो जब ये सोलर सिस्टम बन रहा था तो ये सन के ग्रेविटी, एक स्टार की ग्रेविटी से खिंचती हुई उसके पास गई, और जब उसके पास गई तो क्या हुआ, ये टेम्परेचर बहुत ठंडा होने से नॉर्मल टेम्परेचर पे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, आजकल एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या है ना, वो कमेंट करके बताओ आप। 252 to 60 million years ago, even after the continents and ocean took on a more modern look, their shapes were very different in earlier epochs। कहने का मतलब, जब पहले क्या हुआ, जब लैंड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, पानी, अब ये आइस है, आइस गर्म होगा तो क्या बनाएगा, अल्टीमेटली वाटर बनाएगा, तो ये वाटर बना। ठीक है, वाटर बनेगा तो फिर क्या होगा, वाटर बनने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लैंड पे क्या देख, लैंड पे हमने मतलब धीरे धीरे वेजिटेशन आती हुई देखी, वेजिटेशन के साथ साथ थोड़े थोड़े ऑर्गेनिज्म आते हुए देखे, है ना। तो 66 मिलियन ईयर्स के अगो आसपास क्या देखने को मिला कि एक लैंड वाला पोर्शन बनता हुआ दिखा और एक पोर्शन हमें वाटर वाला बनता हुआ दिखा। यानी कि जो आज हम पर्टिकुलरली कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, वो कभी ना कभी पहले एक साथ क्या थे बेटा, जॉइंटेड थे। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट आइस एज आई, मतलब कि फिर से एक बार ठंडी हुई अर्थ, और उस टाइम पे क्या हुआ, by the onset of the most recent ice age during the Pleistocene era, the continents had for the most part assumed their present shapes and position, but large parts of the surface were covered in glacial ice। जो आज आप अंटार्कटिका वगैरह ये सब देखते हो, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बहुत ठंडे हैं, ये सब बात करते हैं हम, है ना। तो ये क्यों है, ये जो लास्ट इसके बाद जो दोबारा से अर्थ ठंडी हुई उसके वजह से है। ठीक है, तो ये लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है ना। और उसमें हमने देखा कि ये ऐसे ग्लेशियल आइसेस और ये सब दोबारा से अर्थ ठंडी हुई और ये सब चीज़ें होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो आइस भी आई, वाटर भी आया, और प्लस लैंड का फॉर्मेशन होता गया अर्थ में। फिर उसके बाद आज की जो अर्थ है वो देख ही रहे हो, उसके हाल देख ही रहे हो, आप सब जानते हो। ठीक है, तो वो लगभग कब से 11,700 ईयर्स अगो बनी है। ठीक है, तो ये अर्थ का फॉर्मेशन। तो अर्ली अर्थ एंड द इमर्जेंस ऑफ लाइफ, अर्ली अर्थ लैक्ड एन एटमॉस्फेयर। तो जब सबसे पहले एक्सप्लोजन से निकली अर्थ, तो अभी हमने बताया कि बहुत गर्म थी, बहुत गर्म थी, तो गैसेस वैसे भी बहुत एक्सपेंडेड रहेंगी, तो एटमॉस्फेयर तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, एटमॉस्फेयर, नो एटमॉस्फेयर विद गैसेस लाइक वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया कवरिंग इट्स सरफेस। ये सारी चीजें नहीं थी, ना गैसेस थी किसी तरीके की, ना वाटर वेपर्स थे, ना मीथेन था, ना कार्बन डाइऑक्साइड था, ना ही अमोनिया, ये सब कुछ भी नहीं था। द सन्स यूवी रेज ब्रोक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओजोन लेयर। फिर क्या हुआ, जब मैंने कहा ना कि स्टार के, फिर एक पर्टिकुलर स्टार था जो कि अब सन जानते हैं हम, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जब वो खिंचती हुई आई तो क्या हुआ, वहाँ पे जो यूवी रेज थी सन की, उससे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पता था ना कि एक्सप्लोजन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे बड़े मतलब सारे एलिमेंट्स फ्रीली आपको मिले। ठीक है, और इस चीज़ की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा, मतलब वो जो वाटर था उसका स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, जिसके हेल्प से एटमॉस्फेयर बना, है ना। ऑक्सीजन होता है ना एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब इन सब ने मिलकर एटमॉस्फेयर बनाया, और क्या कहते हैं, फिर फाइनली आपकी ओजोन लेयर भी बनी, है ना। ओजोन लेयर क्या होता है, O3, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। तो ओजोन भी बनी, तो उसके लिए जरूरी है आपको क्या, हीट की। वो हीट कहाँ से मिली, यूवी रेस से, है ना। तो ये सारी फॉर्मेशन भी सन के हेल्प से हुई, सन के हीट एनर्जी की वजह से। एज अर्थ कूल्ड वाटर वेपर कंडेंस, और फिर जब अर्थ ने कूल, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अर्थ गई, एक्सपेंड हुई। ठीक है,
एक्सपेंड से ठंडी हुई तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो क्या हुआ, कंडेंस हो गए, वाटर बनाया। फिर उसके बाद थोड़ा सा सन के पास गई तो फिर गर्म हो गई, गर्म होने की वजह से वो वाटर क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो गया, तो हाइड्रोजन गैस बनी, ऑक्सीजन गैस बनी और आपका वाटर वेपर्स बने, प्लस साथ ही साथ ओजोन लेयर भी बनना स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद और कूल हुई तो फिर वो वाटर वेपर जो थे बेटा वो बारिश की तरीके से क्या हुए, कंडेंस हुए, है ना। पहले गैसेस फॉर्म में रहे गर्म होने की वजह से, एंड देन फिर उसके बाद क्या हुआ, वाटर वेपर्स कंडेंस होके आपका बारिश की तरह अर्थ पे गिरे और उन्होंने ओशियंस और आपके जो भी गड्ढे थे, मैंने बोला ना प्लेन सरफेस नहीं था अर्थ उस टाइम पे भी, तो जैसे आप आजकल मतलब आजकल क्या जैसे आप मून को जानते हैं, है ना, वैसे ही गड्ढे अर्थ पे भी थे और बारिश हुई तो वो गड्ढे भर गए पानी से, है ना, तो वो ओशियन बने, सी बना, ठीक है। लाइफ एमर्ज अप्रोक्सीमेटली 500। तो ये क्वेश्चन आता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, लाइफ लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुई, है ना, सॉरी 500 मिलियन ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन। अर्थ बना था कब, 4.5 साल पहले, बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और उसके आफ्टर जैसे ही अर्थ बन गई, है ना, अर्थ बनने के 500 मिलियन मिलियन ईयर्स बाद आपने क्या देखा उस पे, लाइफ, ठीक है, इस अर्थ पे लाइफ आई। यानी कि ये कब कौन से टाइम की बात हो रही है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले बात हो रही है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। 4 बिलियन ईयर्स एगो आपकी लाइफ अर्थ पे आना स्टार्ट हुई, ठीक है, नियरली 4 बिलियन। तो ये आ रही बात समझ में, मैथ समझ में आ रही है, पॉइंट में है, डेसिमल है, वो मिलियन है, ठीक है, बिलियन मिलियन में 10 का अंतर है ना, ठीक है। तो ये चीज आपका मतलब क्या बता रहा है। तो अगर ये पूछे कि किस मतलब आज से कंपेयर करे कि कब लाइफ आना स्टार्ट हुई, तो आप बोलोगे 4 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ के फॉर्मेशन के बाद कितने साल बाद लाइफ आई, तो 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 500 मिलियन, ठीक है। तो 10 थोड़ी कितना हो जाएगा, 100 टाइम्स, 1000 इनफैक्ट। क्या कहते हैं, फिर ये आपका अब उस लाइफ कैसे, अब हमें ये समझना है कि लाइफ बनती कैसे गई, ठीक है, अर्थ पे। तो सबसे पहले सारे मतलब अब केवल मैंने बोला ना इस वाले चैप्टर में केवल थ्योरीज, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आएगा तो देखेंगे, वरना सारी केवल थ्योरीज थ्योरीज थी, सब अनुमान ही लगा रहे थे साइंटिस्ट कि कैसे कैसे आपकी क्या कहते हैं अर्थ पे लाइफ आई होगी। सबसे पहली थ्योरी थी और सबसे प्यारी थ्योरी थी पेंसपर्मिया, है ना, जो आज भी आजकल लोग बात करते रहते हैं उसके बारे में, एलियंस की बात करते हैं ना, वही है ये पेनिस्पर्मिया। तो पेनिस्पर्मिया थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रिचर इन 1865 अकॉर्डिंग टू विच लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। तो कैसे लाइफ आई होगी अर्थ पे, उन्होंने ये कहा कि लाइफ आई है बाहर से, कोई और प्लेनेट था XYZ, कोई और इस जगह थी, या फिर बाहरी स्पेस में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने क्या किया, अर्थ पे आके रहना स्टार्ट किया, अर्थ की सराउंडिंग्स में, अर्थ के एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हुए, और क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने आगे मतलब रिप्रोड्यूस करा, इवॉल्व किया, और आज की जो स्पीसीज है वो जो हम भी देख रहे हैं वो सारे इस तरीके से, यानी एलियन इन्वेजन की बात करी उन्होंने, है ना। तो एलियन इन्वेजन की जो बात करी है वो कैसे करी है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है ना, ये पेनिस्पर्मिया का है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, डेसिफिकेशन वगैरह इन सब की वजह से और ग्रेविटी की वजह से, गामा रेडिएशन, यूवी रेडिएशन की वजह से ये क्या हुआ, डोनर मतलब डोनर जो भी कोई एंटिटी है वहाँ से ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये उठकर कहाँ आया, रेसिपिएंट यानी कि आपकी अर्थ, ठीक है, अर्थ पे आया, है ना, स्पेस एंड्योर्ड MBPS, ठीक है। ये आके आपका क्या हुआ, इस अर्थ पे आया, और अर्थ पे आने के बाद देखो क्या कर रहा है, ये सीधे वाटर में गया, उन्होंने क्या बोला, सीधे वाटर में गया और कहीं नहीं, वाटर में गया तो क्योंकि बाहर की सराउंडिंग स्पेस कैसे ठंडा है एकदम, अर्थ कैसी गर्म है, ठीक है। तो वाटर में गया और वाटर के बाद उसने देखो क्या किया है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग केमिकल्स, इन्होंने केमिकल रिलीज किए, ठीक है, माइक्रो ड्रॉपलेट्स रिसीविंग केमिकल्स, फिर कुछ केमिकल्स उन्होंने रिसीव भी करे, है ना,
कुछ केमिकल्स अपने छोड़े, कुछ केमिकल्स अपना उन्होंने अर्थ से निकाले, और इसी के हेल्प से वो बैक्टीरिया बना, चाहे वायरस बना, आरएनए मॉलिक्यूल्स बने, डीएनए मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से ऐसे ऐसे देखो इन्होंने डीएनए बनते हुआ दिखा दिया है। ठीक है, डीएनए आरएनए बनता हुआ दिखाएंगे तो फिर उसके बाद तो फिर आपका ऑर्गेनिज्म बनना ही बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने किसकी बात करी, ये क्या है आपका पेंस्पर्मिया। पेंस्पर्मिया, तो पेंस्पर्मिया किसकी बात करता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, नहीं, पेनिस्पर्मिया बात करता है आपका, क्या कहते हैं, लाइफ फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। इसको क्या बोला, ये जो चीज है ये क्या है आपकी, ये है आपका स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स आए थे। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि बाहर से कुछ स्पोर, स्पोर ही बोलना सही लगता है ना, क्योंकि वही ट्रेवल कर सकते हैं स्पेस में। तो कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, है ना, जिनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, वो अंदर आके फिर उन्होंने क्या किया, अपना लाइफ फॉर्मेशन स्टार्ट करी अर्थ पे। ठीक है, तो ये पेनिस्पर्मिया होता है। फिर एक और, अब इसे ये डाइजेस्टेबल नहीं था, कि मतलब इससे ओरिजिन ऑफ क्या कहते हैं लाइफ नहीं समझ में आती। इससे ये पता चलता है कि हाँ ठीक है एक जगह से, तो फिर क्वेश्चनिंग हुई कि भाई फिर वहाँ पे कैसे लाइफ बनी होगी। ठीक है, या फिर अगर इस तरीके से चीज़ थी कि अपने आप वहाँ से यहाँ पे अर्थ पे आते ऐसे हो गया, तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटी समझ नहीं आ रही थी। तो मतलब इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब एग्री नहीं हुए इस पे। ठीक है बेटा, तो इसमें स्पोर्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, स्पोर्स इम्पॉर्टेंट है कि स्पोर्स क्या है आपके, स्पोर्स ही वो यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ है जो कहाँ है, आउटर स्पेस से आई। ठीक है, किसी और मतलब आपका एंटिटी हो सकती है, मतलब रॉक हो सकता है, कोई और प्लैनेट हो सकता है, जिससे क्या आए हैं, स्पोर्स आए हैं, और उन्होंने क्या किया है, क्या कहते हैं, अर्थ पे लाइफ फॉर्म की है। ठीक है, तो एक थ्योरी ये हो गई। इसको और क्या बोलते हैं आपके, पेनिस्पर्मिया थ्योरी को कॉस्मिक थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। आउटर स्पेस की बात हो रही है लाइफ की, जो क्या कहते हैं बाहर से कहीं आई है, तो इसलिए कॉस्मिक थ्योरी भी बोलते हैं इसको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको, कि क्या कहते हैं स्पोर्स जो है आपके यूनिट ऑफ लाइफ भी होते हैं, यानी पेनिस्पर्मिया में क्या आया था या क्या चीज़ ट्रेवल कर रही थी, दैट इज स्पोर्स। फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस एकदम से, ठीक है, आगे ना पीछे कुछ भी नहीं, एकदम स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया, लाइफ बनी। ऐसा लोगों ने सोचा कि लाइफ जो है अपने आप स्टार्ट हुई। ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई जो भी सड़े गली चीज़ें होती है, या फिर क्या कहते हैं, आप कचरा रख दो काफ़ी दिनों के लिए एक जगह पे, तो आप मतलब देखोगे कि जब वो चीज़ मतलब एकदम डेड और डिकेइंग टाइप का होने लगता है मटेरियल, है ना। और ये हमने क्या कहते हैं देखा भी है कि मतलब जब क्या कहते हैं आपका कोई भी चीज़ होती है जिसको मतलब क्या कहते हैं आप डाइजेस्ट कराना चाहते हो, है ना, उसको सड़ाना गलाना चाहते हो, तो उसमें से छोटे छोटे वॉर्म्स निकल कर आते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को देखते हुए उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो क्या कहते हैं आपकी लाइफ है, लाइफ यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही डेड डिकेइंग मटेरियल से अपने आप पनप रही है, अपने आप स्टार्ट हो जा रही है, ओरिजिनेट कर रही है। इसी को बोला थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और क्योंकि बेटा ये क्या है आपका, और क्योंकि ये आपका क्या कहते हैं डेड और डिकेइंग नॉन लिविंग थिंग्स जनरेट हो रही थी, इसको और क्या बोला गया, और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ, ठीक है, ए बायोजेनेसिस का मतलब हुआ ऐसी चीजें जो बिना ही क्या कहते हैं कोई भी लिविंग चीज के बिना स्टार्ट हुई, मतलब लाइफ की बात कर रहे थे कि कोई नॉन लिविंग थिंग से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो बड़ा मतलब उस टाइम पे ये चीज़ बिलीव कर पाना बड़ा ही दिक्कत है, प्लस इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो ये भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, believes that under the certain condition non-living substances gave rise to living beings spontaneously। ठीक है, it was supported by many old scholars like थेल्स। किस किस ने, ये इंपॉर्टेंट है, किस किस ने इसको सपोर्ट किया, थेल्स ने सपोर्ट किया,
एनेक्जेमेंडर ने सपोर्ट किया बेटा, एरिस्टोटल ने सपोर्ट किया, प्लेटो ने, एपिक्यूरस ने, बहुत सारे लोगों ने मतलब उस टाइम ये चीज़ देखो, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ शो करना बहुत ईजी था कि कुछ भी सड़ गल रहा है, आप उसमें थोड़ी देर बाद देखोगे कि वॉर्म्स आने स्टार्ट हो गए, या फिर मतलब कीड़े वगैरह या बैक्टीरिया, एटलीस्ट कुछ नहीं तो बैक्टीरिया तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब देखी तो भाई एकदम से लगा कि हाँ शायद ऐसे ही होता हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट इससे एग्री हो गए थे कि हाँ ठीक है ये सही बात है। तो कौन कौन सपोर्ट में था? थेल्स थे, एनेक्जेमेंडर थे, एरिस्टोटल थे, प्लाटो थे, एपिक्यूरस। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पॉइंट, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज अ चैलेंज, बट इस थ्योरी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है। कौन 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 आए? फ्रांसिस्को रेडाई, स्पेलेंजाई, ठीक है, स्पेलेंजानी, ठीक है, और पैशर, ठीक है। तीन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हम नहीं मानते ये बात कि आप जो कह रहे हैं थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस पे कि जो भी चीज़ है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब उसका इस तरीके से होना क्यों मतलब पॉसिबल ही नहीं है। कैसा? उन्होंने इस चीज़ के लिए लुईस पैश्चर ने, बेटा ये कौन से पैश्चर है? लुईस पैश्चर ही है, ठीक है। तो ये लुईस पैस्चर जी ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक वेसल लिया जिसमें कुछ आपके सर्टेन केमिकल्स थे और उसको बहुत गर्म किया, है ना। नॉन लिविंग जो हम ये बात कह रहे थे कि नॉन लिविंग के सड़ने गलने से, तो सड़ना गलना क्या कि मतलब हीट वगैरह बढ़ जाए उसकी, ठीक है, और टेम्परेचर फिर अचानक से डाउन हो जाए। तो ये चीज़ मतलब उन्होंने वही प्रोसेस किया कि इस तरीके से एक आइडियल कंडीशन बनाई जिससे मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम स्टेराइल वैक्यूम वाला क्या लिया उन्होंने, आपका एक वेसल लिया एंड देन उसमें क्या पुट किया, आपके इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड रखे एंड देन उसको हीट किया। हीट करने के बाद आपको क्या दिखता है यहाँ पे कि जब इन्होंने हीट करा तो इनको कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई दिया, ठीक है। नो ऑर्गेनिज्म वॉज प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। ये क्लोज्ड स्लिट थी, ठीक है, क्लोज स्लिट, ठीक है, जिससे क्या ना हो, किसी और ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो पाए, है ना। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है उसके एंट्री ना हो पाए, उसके लिए इन्होंने क्लोज इट कि भाई अपने आप बनना चाहिए ना। ये तो हमने इसको थोड़ी देर तक गर्म किया या जो भी मतलब जब तक हमने सड़ाया गलाया ये चीज़ होनी चाहिए, बट क्या कहते हैं कोई आपको ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया कि ठीक है फिर से एक्सपेरिमेंट को लिया, अब क्या कर दी, ओपन स्लिट रखा, ठीक है। अब उन्होंने ब्रेक कर दिया इसका जो आप वेसल का माउथ देख रहे हैं उसकी ओपनिंग को ब्रेक कर दिया बेटा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होगा, अब जब ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, एयर आएगी इसमें, ठीक है। एयर के साथ साथ आपके क्या आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एंटर करेंगे, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं यहाँ पे और फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आप इसमें क्या देखोगे कि ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स वर प्रेजेंट, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टाइम क्या किया कि चलो अब हम तोड़ते नहीं है इसको, क्या करते हैं टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। टिल्ट करने से क्या हुआ, टिल्ट करने से भी उसमें एयर ट्रैप हुई और एयर ट्रैप होने के बाद जैसे क्या हुआ फिर से देखो, टिल्ट करने से क्या हुआ, ये जो लिक्विड है वो लिक्विड पूरा माउथ तक आ गया ना, जो उसकी ओपनिंग है वहां तक शो हो रहा है, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी किसके साथ, एयर एटमॉस्फेयर के साथ आई, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको मतलब फंगल स्पोर्स होते हैं, वायरस हो सकते हैं आपके, क्या कहते हैं बैक्टीरियल, क्या कहते हैं हाँ मतलब बैक्टीरिया हो सकता है ना, कोई बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो आए और फिर से आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे यहाँ पे सेम चीज। तो एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ में आई लुईस पैस्चर के कि हाँ वाकई में अगर हम बिल्कुल एकदम इस तरीके का कंसेप्ट अगर चाहते हैं कि चीज़ें जो है नॉन लिविंग चीज़ों से बनी होगी स्पॉन्टेनियस या ए बायोजेनिज्म में क्या नॉन लिविंग थिंग से बन रही है लाइफ, तो उसके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, एकदम मतलब आपका चीज़ों को सड़ना गलना ऐसा ही होना चाहिए और फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म अपने आप बन जाने चाहिए, जो कि कितने एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी नहीं दिखे, जिसके वजह से लुईस पैश्चर, फ्रांसिस्को रेडाई, स्पेलांजानी और क्या कहते हैं मतलब स्पेलांजानी नहीं माने, ठीक है।
फिर इनसे पूछा गया कि ठीक है आप नहीं मानते उस थ्योरी को, देन आगे आप अपनी थ्योरी बताओ भाई कि आपका क्या कहना है इसमें। तो इन्होंने दी बेटा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्या दिया? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, इन्होंने इन्होंने यही जो तीनों मना कर रहे थे, कौन कौन से आपके पेशर, ठीक है, फ्रांसिस्को, ठीक है, और आपके क्या कहते हैं एंड, ठीक है। तो इन्हीं तीनों ने क्या बोला कि इन तीनों ने कहा कि जो लाइफ है, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, है ना, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। कह रहे हैं कि मतलब जो पहले से ही प्रेजेंट है उसी से लाइफ आई है। ठीक है, यानी कि जैसे आपका रुडोल्फ विर्क्यो ने बोल दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि एक सेल जो आती है, जो आप अभी सेल देख रहे हो, वो ऑफ कोर्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई होगी, वो सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई होगी, ऐसे करके। तो यही थ्योरी दे दी। तो ये थ्योरी ने ये तो बता दें कि ठीक है लाइफ कैसे बनी हुई है अर्थ पे, है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से आ रहा है इस लाइफ में, बट इसने वो चीज नहीं दी कि मतलब सबसे पहले जो कहते हैं ना स्टार्टिंग कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, वो चीज के बारे में नहीं बता पा रही थी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। ठीक है, बट वॉज डिसअप्रूव्ड एज इट डजेंट एक्सप्लेन, क्या बेटा, आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ को नहीं बताता है। लाइफ चल कैसे रही है अर्थ पे वो बता रहे हो, है ना, पर लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई अर्थ पे उसको नहीं बता रहा, इस वजह से इसको डिसअप्रूव कर दिया था। ठीक है, मतलब ये लोग भी जो मना कर रहे थे अभी, क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस के लिए, ठीक है, वो अब इस बात को प्रूव भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद दूसरी एक और थ्योरी आई कि चलो ठीक है, ना बाहर से आई लाइफ, ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग से आई, ना मतलब इस तरीके से स्टार्ट हुई कि मतलब पहले से ही कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि लाइफ जो है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना। अब आते हैं जब हमें कुछ चीज़ों के सवाल नहीं मिलते तो हम क्या कह देते हैं, सब भगवान का किया धरा है ना। तो ये थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भी तब आई जब साइंटिस्ट प्रूफ ही नहीं कर पाए कि किस तरीके से ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो ओरिजिन के बारे में जब नहीं बता पाए तो उन्होंने कहा एक पावरफुल एंटिटी है, ठीक है, उसने ही जो हमारा हमारी भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में है ना मनु वगैरह का, तो उसी तरीके से इन्होंने भी स्पेशल क्रिएशन को बोला कि कैसे है कि गॉड ने बनाया है सबको, है ना, ईश्वर की बात करी कि भाई यही क्या है, इन्होंने क्या बनाया, लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ठीक है भाई, उस टाइम के लिए माना गया, और बट इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, और जब तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता हम मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो क्योंकि एथिस्ट लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अच्छा था जो भगवान में विश्वास रखते हैं, बट बीइंग अ साइंटिस्ट या फिर फिजिसिस्ट लोगों के ये डाइजेस्ट नहीं हुआ कि मतलब भगवान ने बनाया है इस तरीके से, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब प्रोसीजर रहा होगा, हर चीज़ का कोई ना कोई तो आंसर होता ही है ना। तो फिर उसके बाद मॉडर्न हाइपोथेसिस आई एक। ठीक है, ये मॉडर्न हाइपोथेसिस क्या थी, थ्योरी ऑफ केमिकल केमिकल क्या कहते हैं आपका, ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन। ये क्या था कि ये मॉडर्न हाइपोथेसिस थी जिसमें क्या बताया कि जो लाइफ है आपकी वो ओरिजिनेट होती है किस तरीके से, अभी वो बताते हैं। पहले ये क्या है, किसने दी है, हैक्टल ने दी है, किसने,
हैकेल ने फॉर्मुलेट किया। दिस आइडिया वाज इलोबरेटेड इन द केमिकल थ्योरी इन 1920s। ठीक है, किस तरीके से केमिकल थ्योरी के नाम से ये आइडिया प्रपोज हुआ 1920 में। दो वर्कर थे बेटा, जो कि एक रशियन के बायोकेमिस्ट थे जिसका नाम था AI ओपरेन, और इंग्लिश के बायोलॉजिस्ट थे JBS हेल्डन। ठीक है, और एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी इंग्लैंड के बायोलॉजिस्ट थे JBS हेल्डन, और आपका क्या कहते हैं रशिया के बायोकेमिस्ट ओपरेन। इन दोनों ने इस थ्योरी को समराइज किया बेटा द ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरह। अपनी एक बुक लिखी जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, और इन्होंने ये केमिकल ओरिजिन को समझाया कि मतलब जिस कंडीशन में जब अर्थ बहुत स्टार्टिंग में कैसी थी, हॉट थी। मैंने ये चीज़ तुमको बताया कि अर्थ में कैसे कैसे मतलब चेंजेस आए। तो टेम्परेचर में चेंज आया, उसके एनवायरनमेंट में चेंज आता रहा। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते थे, स्पार्क्स होते रहते थे, मेटेरॉइड्स आते रहते थे। ठीक है, टकराती रहती थी इधर उधर। तो इस तरीके की कंडीशंस की वजह से क्या हुआ कि उस टाइम का एनवायरनमेंट, जो स्टार्टिंग का एनवायरनमेंट है हमारी अर्थ का, वो कैसा है, रिड्यूसिंग टाइप का। रिड्यूसिंग टाइप का क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी तब, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी। हमने बाद में देखा कि यूवी रेज के वजह से वाटर का ब्रेक हुआ, एंड देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो सेम चीज उन्होंने ये बोली कि जब जिस कंडीशन में, देखो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो क्या कहते हैं आपका मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात कर रहे थे, वो लगभग इस पॉइंट पे पहुंच गए थे, बट उन्होंने क्या ध्यान नहीं दिया इस चीज, जब क्या कहते हैं लुईस पैस्चर ने इस चीज को प्रूव किया, उन्होंने ये चीज का ध्यान नहीं दिया कि जो ये कंडीशन है, जिस कंडीशन पे लुईस पैस्चर इसको प्रूव कर रहे हैं, ये एक्यूरेटली वो कंडीशन नहीं है जिस पॉइंट पे क्या कहते हैं अर्थ उस पॉइंट मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स की बात करें तो उस टाइम पे जिस तरीके की अर्थ कंडीशन थी वो ये एग्जैक्ट अर्थ कंडीशन नहीं है। दैट्स वाई ये जो लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था वो ये प्रूव कर पाया कि वो ए बायोजेनेसिस थ्योरी गलत है। ठीक है, पर दिमाग लगाने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने 1920s में इसको, है ना, हाइपोथेसिस किसने दी थी, हैकेल ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि किसने हाइपोथेसिस दी, फिर किसने इस पे वर्क किया एलेबोरेटली, और क्या कहते हैं अलग अलग उन्होंने साइंटिस्ट ने वर्क किया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, और इस पॉइंट पे हम इस चीज़ को उन्होंने प्रूव भी किया। ठीक है, कि भाई क्या था पहले, स्टार्टिंग या इनिशियल इनिशियल अर्थ कंडीशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछता है बेटा कि इनिशियली अर्थ की कंडीशंस क्या क्या थी। तो सबसे पहले देयर वाज देयर वाज नो एटमॉस्फेयर, है ना, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पता है कैसा था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टेम्परेचर की भी बात कर लें। ठीक है, टेम्परेचर भी कैसा था अर्थ का, बहुत हाई था, है ना। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट थी इसमें, गैस, अमोनिया गैस प्रेजेंट थी। ठीक है, ये पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, आपका वाटर प्रेजेंट था। ठीक है, और मीथेन प्रेजेंट था। ठीक है, इस तरीके की आपकी गैसेस प्रेजेंट थी जिसके वजह से रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई था। ठीक है, प्लस क्या होते रहते थे, वॉल्केनिक एरप्शंस होते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस, है ना, क्योंकि भाई हमने कहा था कि बिग बैंग थ्योरी से कि भाई एक बहुत बड़ी क्या था, मास था, बहुत बड़ा रॉक था या बहुत बड़ा डेंस क्लाउड था जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स थे रॉक के। ठीक है, और वो जब बहुत ज़्यादा मतलब डेंसली पैक्ड था तो उसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये एकदम से एक्सप्लोड हुआ और चीज़ें इस तरीके से। तो उस टाइम पे अर्थ की कंडीशन बेटा कुछ इसी तरीके की थी, जब जैसे जैसे वो दूर जाने लगी। ठीक है, तो गर्म भी थी, प्लस उस पर कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए या न्यूक्लियर फ्यूजन भी मान सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला अपनी बुक में,
उन्होंने बोला कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ अंडर द प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। आज जो हम एनवायरमेंट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एनवायरमेंट तभी पॉसिबल है जब वो पहले अर्थ की कंडीशन जो थी उसके बेसिस पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो अभी आप कंडीशन देख रहे हो वो बिल्कुल अब इस तरीके से कि भाई मतलब अब लाइफ बस बढ़ानी है, ठीक है, ओरिजिनेट नहीं होनी। तो इस पॉइंट पे अभी पॉसिबल नहीं है स्पॉन्टेनियस। आप सोचो कि आज हम ऐसे रिएक्शन कर लेते हैं और आपको वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ऐसे तो भाई क्या कोई भी जानवर बना के छोड़ सकता है ना? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है अभी के टाइम पे। अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट बिलियन ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम टुडेज कंडीशन, ठीक है। आज अर्थ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री मान लो क्योंकि बढ़ गया टेम्परेचर तो अर्थ का। तो जो जनरल टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या है, ऑलमोस्ट 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस का है बेटा। और उस टाइम पे तो सोचो कितना 70-80 डिग्री सेल्सियस हुआ करता होगा। Earth's initial atmosphere was reducing one, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। The O'Brien-Haldane theory also called protobiogenesis, इसको और क्या बोलते हैं? कौन सी थ्योरी को क्या बोलते हैं, उसका और क्या नाम हो सकता है, ये जरूर याद रखना। प्लस किसने कौन सी थ्योरी दी, किस ईयर में दी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोबायोजेनेसिस वॉज एक्सपेरिमेंटली सपोर्टेड बाय स्टैनली मिलर इन 1953। 1920 में ये लोग अपनी थ्योरी को लेकर आए। और जिसका हिंट या आइडिया किसने दिया था, जिसका आइडिया आपको दिया था, क्या कहते हैं, हैकल ने, ठीक है। हैकल ने आइडिया दिया, उस पे वर्क किया आपका ऑपरेन और हेल्डेन ने, और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा स्टैनली मिलर ने, ठीक है। इन्होंने 1953 में अपने कलीग्स या अपने लैब असिस्टेंट्स वगैरह के साथ बेटा क्या कहते हैं इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करी। कैसे करी, देखो, इन्होंने एक क्या एक सिस्टम बनाया है ना। ये एक सिस्टम है, इसमें क्या किया कि जो ये कह रहे थे कि अर्थ के रेड्यूसिंग कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो ये समझो ये तुम्हारी क्या है, पुरानी वाली अर्थ है। पुरानी वाली अर्थ को बनाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि भाई वॉल्केनिक इरप्शन और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे और इतनी गर्म होने की वजह से आपको ये चीज़ पता है कि जो भी क्या कहते हैं एलिमेंट्स वगैरह होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए उन्होंने उस न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर क्या कहते हैं आपकी गर्मी को दिखाने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रोड्स, है ना, इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस करें, है ना। इलेक्ट्रोड्स इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा बेटा, उससे स्पार्क जनरेट होगा, है ना। तो स्पार्क जनरेट होगा, उससे क्या होगा, ये आपके मतलब एक तरीके से जो इरप्शन में एकदम से हीट, सडन हीट वगैरह प्रोड्यूस होती है वो शो होगी, ठीक है। लाइटनिंग वगैरह ये सब होता रहता था उस टाइम पे अर्थ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्पार्क चार्जेस होते थे, ठीक है। और हमने कहा कि उस टाइम पे रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू सर्टेन टाइप्स ऑफ गैसेस, जिसमें सबसे पहले आपके अमोनिया है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अमोनिया है बेटा, फिर देन उसके बाद मीथेन है आपका, देन उसके बाद हाइड्रोजन, देन उसके बाद वाटर, ठीक है। ये सारी गैसेस हैं और इन गैसेस के वजह से क्या है आपका, ये आपकी पुरानी अर्थ की कंडीशन बन गई, ठीक है। उन्होंने ये लिया और इसमें क्या किया, स्पार्क करा, है ना, बहुत तेजी से, बार बार जितने बार उन्हें स्पार्क करना था, मतलब जैसी कंडीशन माननी थी वैसे मान के करते गए, ठीक है। अब ये वाटर जो है, वाटर कैसा है, वहां पे उस टाइम वेपर फॉर्म में था, है ना, वेपर फॉर्म में था। तो वेपर फॉर्म में था, तो यहाँ पे जो ये कंडीशन देख रहे हो ये क्या है, बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। इससे क्या बना रहे हैं, वाटर वेपर्स बना रहे हैं, जो क्या करेगा आपका क्या करेगा बेटा, आपका वहाँ लेकर आ जाएगा क्या चीज़, स्टीम को लेके जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो डायरेक्शन ये बनी हुई है। प्लस क्या था, वैक्यूम पंप भी था एक, ठीक है, वैक्यूम पंप, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था तो वैक्यूम भी मेंटेन करके रखना है, तो वैक्यूम पंप भी था। प्लस साथ में अब देखो क्या हुआ कि ये चीज़ आपकी स्पार्क हुआ और फिर उसके बाद हमें कुछ क्या मिलेगा, अब जो भी होगा, अब हमने इसलिए क्या चाहिए, अब हमें इस रिएक्शन के बाद चाहिए कि ये चीज़ें हमारे पास आके इकट्ठी हो जाए, तो हमने क्या यूज़ करा, कंडेंसर यूज़ करा। तो कंडेंसर यूज़ करने से क्या हुआ, तो जो भी पानी
था पानी बना, उसको तो हमने निकाल दिया, है ना, वाटर आउटलेट। और एक है वाटर इनलेट, उसको ठंडा भी करना था, ठीक है, तो वाटर इनलेट भी डाला, ठीक है। देन आप क्या देखोगे, यहाँ पे वाटर वेपर्स, है ना, जो कंडेंस हो गए, तो वाटर वेपर्स भी दिखे, वाटर ड्रॉपलेट्स बोल सकते हो इससे अच्छा तो, वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, कि स्प्रे कर रहे थे ठंडे पानी से ताकि ठंडा होता जाए, है ना। थोड़े टाइम बाद तो क्या हो गया था, और ठंडी होने भी लगी थी ना, तो वो भी चीज़ तो शो करना है कि याद है ना, जैसे दिखाया था आपको स्टार्टिंग में ही, अर्थ की कंडीशन तो ठंडी भी होने लगी थी, तो उसी कंडीशन को मेंटेन करते हुए चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, फिर जब ये वाटर स्टोरेज, है ना, फिर ड्रॉपलेट्स के बाद वाटर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये वाटर स्टोरेज टाइप का है। और यहाँ पे आपको मिलते हैं बेटा ऑर्गेनिक, एक मिनट, इधर मिलते हैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और ये है जो आपका वाटर इकट्ठा हो गया है, कंडेंस होके पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पूरे एक्सपेरिमेंट में किसने प्रूव करी, स्टैनले मिलर ने। स्टैनले मिलर ने बिल्कुल वैसा हूबहू सिस्टम क्रिएट किया जो उस टाइम पे आपका एनवायरनमेंट अर्थ पे प्रेजेंट था, एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को प्रूव किया। देन जब ये इन्होंने प्रूव किया तो हाँ वाकई में उन्हें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो वो देखते क्या क्या उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम उन्हें मिले, ठीक है। तो ही क्रिएट सिमिलर कंडीशन इन अ लेबोरेटरी स्केल, ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क, किसमें बेटा, क्लोज फ्लास्क में। ये ध्यान रखना है कि, है ना, इलेक्ट्रोड्स लगाए और इससे स्पार्क, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो स्पार्क होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या रहा बेटा, कंटेनिंग क्या है, मीथेन, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये है अमोनिया, ये है आपका वाटर वेपर्स एट 800 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर क्या है, 800 डिग्री सेल्सियस, है ना, कितना ज्यादा। आज के कंपेयर करोगे टुडेज टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 16 डिग्री सेल्सियस, है ना, और उस टाइम पे 800 डिग्री सेल्सियस। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, उन्हें क्या मिला बेटा, अमीनो एसिड बनते हुए दिखाई दे। अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, है ना। तो अमीनो एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, याद करो, ये सब बनते हुए दिखाई दिए उन्हें इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पूछता है कि जो स्टेनली ने क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या मिला, तो केवल उनको अमीनो एसिड बनते हुए दिखाई दिए, ठीक है। स्टैनली को केवल क्या दिखाई दिया बेटा, एमिनो एसिड बनते हुए दिखाई दिए, ठीक है। और क्या कहते हैं तुम्हारा, इसी एक्सपेरिमेंट में दूसरे लोगों को क्या मिला बेटा, उन्होंने शुगर्स बनती हुई देखी, नाइट्रोजन बेसेस भी बनते हुए देखे, है ना। नाइट्रोजन बेसेस याद करो कौन से, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल, ये सब। पिगमेंट्स भी बनते हुए देखे, फैट्स भी इनफैक्ट बनते हुए देखे। तो ये सभी नाइट्रोजन बेसेस की बात करें, हम अमीनो एसिड्स की बात करें, ये सब कितने इंपॉर्टेंट है। हमने डीएनए पढ़ा तो नाइट्रोजन बेस होगा, और अमीनो एसिड और आपके फॉस्फेट वगैरह तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था वो मिल ही जाता, ठीक है। इन सब से हम क्या बना रहे थे, डीएनए बना रहे थे। तो डीएनए बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो जेनेटिक मटेरियल अगर प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है, तो आपका क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म तो बन ही जाएगा। और वो जेनेटिक मटेरियल की खास बात क्या थी कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, दैट्स वाई लाइफ बनती गई, आगे रिफॉर्म होती गई, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं बिल्कुल एकदम सही चीज इन्होंने बना के दिखा दी कि हाँ शायद इसी तरीके से अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुई होगी। विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द conjecture story, that is chemical evolution, was more or less accepted। पर आप ये देखो तो सबसे ज़्यादा सही इस थ्योरी यही है आपके लिए कि, और मतलब सब कुछ डिफाइन कर रही है ना। प्लस
बस ये है कि भाई वो सिस्टम में किस तरीके से आया, बैक्टीरिया किस तरीके से बने, या फिर हम जो पहला ऑर्गेनिज्म हमारा क्या कहते हैं बैक्टीरिया हो गया, तो उससे पहले उन्होंने वायरस और विरॉइड्स की भी बात करी थी कि यही प्रोटीन रेप्लिकेटिंग आपने पढ़ा है विरॉइड्स के बारे में भी, वायरस के भी बारे में, तो कहीं ना कहीं वो आए होंगे पहले, देन उसके बाद ये फिर एक एक फिर आपने देखा भी है कि बैक्टीरिया फेज वाला जो होता है कि बैक्टीरिया को क्या करता है बेटा, इन्फेक्ट करता है, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इनकॉर्पोरेट, तो कहीं ना कहीं वैसा ही सिस्टम हुआ होगा कि जेनेटिक मटेरियल फिर एक सेल के अंदर आया हो, बट सेल कैसे बनी ये सारी चीज़ें हमें अभी भी समझनी बाकी हैं। ठीक है, आगे जो इवोल्यूशनरीज स्टडीज होती गई उनमें आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, द साइंथिस सॉरी द सिंथेसिस, क्या हो गया, हाँ, the synthesis of carbohydrates, fats, amino acids, and other complex organic substances probably occurred in sea, which had been described by Haldane as a hot dilute soup। हेल्डेन ने और क्या बताया, हेल्डेन ने और ये बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट का है या फैट है, अमीनो एसिड भी आपको किस में बनता हुआ देख सकता है बेटा, क्या कहते हैं समुद्र में बनता हुआ देख सकता है, जो कि क्या कहलाया, उन्होंने उसको बोला हॉट डाइल्यूट सूप भी बोला। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड अ लैंड मार्क इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन से ही आपको देखो क्या क्या मिलता है, प्रोटीन से आपको एंजाइम बनते हुए दिखते हैं, प्रोटीन से आपको क्या कहते हैं, क्या मिलता है बेटा, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स मिलते हैं सर्टेन, जो क्या करते हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके क्या कहते हैं हिस्टोन हो गए, ये सब जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं मास बिल्ड करती हैं, है ना, ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करती है, तो वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, और प्रोटीन का क्या काम है, और प्रोटीन का काम है हॉर्मोन्स बनाने का। ठीक है, ठीक है, एंजाइम्स, कैटलिस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उसका जैसे आरएनए भी हमने देखा ना, आरएनए एक क्या कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होने के साथ साथ बहुत सारे काम करता है, तो वैसे ही प्रोटीन भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्या करता है वो परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, प्रोटीन से ही एक इंफॉर्मेशन का क्या होता है बेटा, उसको आप कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं वो तभी शो हो पाते हैं जब वो प्रोटीन फॉर्म में हो, प्रोटीन में ट्रांसलेट हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन होते ही ये बहुत बड़ी बात देखने को, मतलब कि हाँ इसी तरीके से ओरिजिन हुआ होगा लाइफ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मूव करते हैं, आता है माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर इज व्हाट, माइक्रोस्फेयर एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट इसको देखते हैं। द लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच वर सिंथेसाइज्ड एबायोटिकली ऑन प्रिमिटिव अर्थ लेटर कम टुगेदर एंड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन दे फॉर्म्ड। अब देखो उसके आगे क्या, कि आगे कैसे हुआ होगा, मैं जो वही बता रही थी कि मतलब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने होंगे एबायोटिकली, वो अर्थ की पुरानी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्या हुआ होगा, एक आसपास आए होंगे अपने अट्रैक्शन की वजह से। अब मान लीजिए उस टाइम पे बारिश वगैरह भी होनी स्टार्ट हो गई थी अर्थ पे, है ना, वाटर पॉन्ड्स वगैरह, सी पूल्स वगैरह बन रहे होंगे, तो ये आसपास आए अपने एक दूसरे के, दे फॉर्म्ड लार्ज कोलाइडल एग्रीगेट्स, और उन्होंने बड़े बड़े कोलाइड जैसे, मतलब जैसे कैसे समझे, जेली जैसे स्ट्रक्चर्स, कोलाइडल स्ट्रक्चर्स बनाने स्टार्ट हुए, एग्रीगेट हो गए एक साथ, है ना, इकट्ठे हो गए पानी में भी, किस तरीके से एक आपको कंडेंस फॉर्म में दिखाई दिए। सच वाटर बाउंड एग्रीगेट्स हैव बीन नेम्ड माइक्रोस्फीयर्स, और इसको फिर इन्होंने क्या बोला, माइक्रोस्फीयर्स। तो माइक्रोस्फीयर्स में क्या है, माइक्रोस्फीयर्स में आपका एबायोटिकली जो आपने सिंथेसाइज किए थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, यानी कि आपका एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, और जो भी आपकी चीजें बनी है ना, फैट, लिपिड, फैट्स, लिपिड्स, सब कुछ प्रेजेंट था उस क्या कहते हैं छोटे से, एक तरीके से समझो छोटे से, कुड यू सी दिस, कि ये बहुत, अगर ये वाइट है तो आपको शो नहीं हो रहा होगा। ओके, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या क्या था, अमीनो एसिड्स, ठीक है, शुगर्स,
नाइट्रोजन बेस और आपका क्या कहते हैं फैट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, फॉस्फेट्स भी तो हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जो मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें चाहिए थी वो सारी थी। देखो रॉक, अर्थ तो रॉक है ही, तो वो सारे सॉल्ट्स वगैरह तो सारे दे देगी ना, तो फॉस्फेट सारे ऑर्गेनिक आपको जो भी कंपाउंड चाहिए वो सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस ऑर्गेनिक की जरूरत थी, तो ऑर्गेनिक इस तरीके से बनते गए। अब ये सारे एक जगह इकट्ठा हुए तो उन्हें कोलाइडल एग्रीगेट बोला गया, जो कि आपके माइक्रो स्पेयर्स कहलाए। किसके वजह से? सिडनी क्या कहते हैं फॉक्स ने बोला ऐसा। फिर कोआसर्वेट इज एन एग्रीगेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन। अब ये जब इकट्ठा हो गए तो इसके वजह से ये क्या होगा, अब बहुत सारे अमीनो एसिड एक साथ जोड़ेंगे तो एक प्रोटीन की चेन बना लेते। भले ही एक ही टाइप का अमीनो एसिड बनाओ, बट बनेगा तो भी तो प्रोटीन बना लेगा ना, पेप्टाइड चेन बना लेगा। और फिर बहुत सारे फैट्स मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो लिपिड्स भी बनाएंगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड भी बन जाएगा। देखो ये सारी चीजें प्रेजेंट है तो न्यूक्लिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, दैट फॉर्म अ स्टेबल कोलाइडल यूनिट विद प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबलिंग लिविंग मैटर। और ये चीज जब एक साथ इकट्ठी हुई तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक कोलाइड बना लिया होगा, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से जानते हैं। ये कोलाइडल एंटिटी जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो सेल किस तरीके से बनी उसके बारे में बात कर रहे हैं। कि पहले माइक्रोस्फेयर बना होगा, देन उसके बाद मैक्रोस्फेयर बना होगा, एंड देन उसके बाद ये आपकी क्या बन गई? सेल बन गई। क्योंकि उसको जो जो चाहिए, उसको चाहिए प्रोटीन, उसको चाहिए लिपिड, उसको चाहिए न्यूक्लिक एसिड, उस सब चीजों से मिलकर ये चीजें आपका लिविंग मटेरियल बन गया, है ना। तो रेसिपी तैयार हो गई कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिनेट हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑरिजिनेटेड अमंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इन ऑक्सीजन फ्री। अब ये कह रहे हैं कि जो पहले हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं था, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, एनवायरमेंट था, तो उस वजह से क्या हुआ होगा, जो ऑर्गेनिज्म यानी कि ये जो पहली सेल आई होगी, ये बेटा ये जो रेस्पिरेशन कर रही थी, है ना। अब हमें ये तो पता है कि किसी भी सेल को फंक्शन करने के लिए रेस्पायर करना पड़ता है। रेस्पायर इज क्या है? मेटाबॉलिज्म ही तो है। बॉडी किस तरीके से एनर्जी यूज करेगी, किस तरीके से फंक्शन कर पाएगी उस एनर्जी को यूज करके, दैट इज ऑल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन करा कैसा? लेकिन एनारोबिक। ठीक है, क्यों किया एनारोबिक? क्योंकि ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट। ठीक है, रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वॉज प्रेजेंट। ये दोनों एक ही बात है, इसको घुमा फिरा के बोल सकते हैं। ठीक है, दे वर एनारोब्स। तो पहले ऑर्गेनिज्म आपके कौन से आए? एनारोब्स आए बेटा। कैपेबल ऑफ रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसीलिए आपने सुना है कौन सा एग्जाम्पल बैक्टीरिया का? सल्फर बैक्टीरिया सुने कि नहीं? सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो H2S यूज करते हैं एज इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। सल्फर भी और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के क्या है? आपके एलिमेंट्स हैं, है ना। तो दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, बट ऑक्सीजन के पास ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, सल्फर के रिस्पेक्ट में। तो उस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, तो लेकिन सल्फर तो प्रेजेंट है, सल्फर तो रॉक में मिल सकता है, तो H2S तो बना ही होगा। तो सल्फर बैक्टीरिया आए होंगे उस टाइम से, मतलब एनारोब्स वगैरह पहले आए। ठीक है, they depend on the existing organic molecules for their nutrition and thus they वर आपके हेटेरोट्रॉप्स कहलाए। क्या कह रहा है कि मतलब जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो आपके शुगर होंगे, लिपिड होंगे, फैट भी बन रहा था, तो ये अलग से भी जो बच्चे होंगे उसी को खा पी के पचा के जिंदा रहे, और इसलिए ये सबसे पहले आपके क्या होंगे? हेट्रोट्रॉप्स ही हुए। ठीक है, अभी इनके अंदर इतनी एडवांस मशीनरी ऑफ कोर्स नहीं आ सकती थी, जो भी चीज़ ये यूज कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, उससे ये डेवलप होने लगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक दिन सामरी कि क्या हुआ होगा, कि सबसे पहले आपके इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने बेटा। फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे हुए? ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिख देते हैं इसको,
माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। देन ये एक साथ इकट्ठे हुए, एग्रीगेशन हुआ इनका, ठीक है, एग्रीगेशन हुआ और मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने फिर, ठीक। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनने के बाद क्या हुआ, फिर इनका कोलाइडल एग्रीगेशन हुआ, ठीक है। काइंड ऑफ आपकी प्रिमिटिव प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर बना, है ना। और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ये एनारोब थे, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स भी थे, ठीक है। न्यूट्रिशन इनका कैसा था, हेटेरोट्रॉफिक था। और ये रेस्पायर कैसे कर रहे थे, विदाउट ऑक्सीजन कर रहे थे, इसलिए इनको एनारोब बोला गया, ठीक है। तो ये हमारी समरी अभी तक की हमें ये समझ में आई। देन नेक्स्ट इज आपका when the supply of existing organic molecule was exhausted, बट कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि भाई कंडीशन चेंज होने लगी, तो बार बार थोड़ी शुगर, और सोचो वैसे ही एनवायरमेंट की कंडीशन रहती तो बार बार शुगर बनता, बार बार फैट अपने आप बनता रहता, बट ऐसा नहीं हुआ। वो जस्ट जैसे जैसे मतलब दूर चलती चली गई आपकी अर्थ, तो वो ठंडी भी पड़ती गई, तो कुछ टाइम बाद शुगर का और मतलब जो ये सप्लाईज थी ये कम हो गई, सप्लाईज कम हो गई, तो फिर क्या हुआ होगा भाई, कंपटीशन भी बढ़ेगा। अब ये क्या होगा सर, अपने को इवॉल्व करेंगे किस कंडीशन के लिए, एट ऑटोट्रॉप बनने के लिए, ऑटोट्रॉप बनने के लिए इन्होंने अपने आप को, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीजन अवेलेबल होना स्टार्ट हो गई थी, है ना, यूवी रेज के वजह से। तो ऑक्सीजन अवेलेबल होना स्टार्ट हुई, तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे हेटेरोट्रॉप, थोड़े धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ऑटोट्रॉप में शिफ्ट होने लगे। द प्रोकैरियोट्स ग्रेजुअली मॉडिफाइड टू अडेप्ट, यानी हम इसीलिए प्रोकैरियोट्स इतने सालों से पढ़ते आ रहे प्रोकैरियोट्स, तो ये इसी वजह से कि प्रोकैरियोट्स सबसे पहले बने बेटा, ठीक है। मॉडिफाइड टू अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशन, किसको बोलोगे, एग्जाम्पल क्या दोगे, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जो थे वो आपके क्या हुए बेटा, इस कंडीशंस को अडेप्ट करके उन्होंने अपने आप को ऑटोट्रॉप बनाया, उन्होंने एक ट्रू न्यूक्लियस डेवलप करने की कोशिश, फिर आगे और फिर उसके बाद फिर एक ट्रू न्यूक्लियस बना, अदर स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज बनी, केवल क्या था बैक्टीरिया के पास, तो केवल राइबोसोम्स थे, है ना। फिर हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, माइटोकॉन्ड्रिया बना, ठीक है, लाइजोसोम्स बने, पर्टिकुलर सारी जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती गई विद इन अ सेल, तो स्ट्रक्चर चेंज होते गए, दस फ्री लिविंग। तो फिर आपको फाइनली आके एक यूकैरियोटिक सेल मिली, ऑर्गेनिज्म मिला, जो कि क्या कहते हैं, कहाँ बना, पुराने समय के बात करें तो सबसे पहला जो आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया होगा वो आपका ओशियंस में आया होगा, प्री एज्यूमबली अबाउट 1.5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब आया होगा बेटा, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 4.5 में से माइनस कर दोगे 1.5, ठीक है, यानी 3 बिलियन ईयर्स आफ्टर, क्या कहते हैं, अर्थ के फॉर्मेशन के 3 बिलियन ईयर्स के बाद ऐसा हुआ, है ना, कितना टाइम लगा उसे। तो पहला आपका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तब बना, और आज से बात करेंगे तो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो दैट इज मैथ्स, क्वेश्चन अच्छे से समझो कि वो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, आज के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है या अर्थ के फॉर्मेशन के बाद पूछ रहा है, ठीक है। primitive eukaryotes led to the evolution of protists, अब जो ये यूकैरियोट्स से अब ये फिर प्रोटिस्टा में क्या कहते हैं, इवोल्यूशन किया किसने, प्रोटिस्टास में, प्लांट्स में, आपके फंगाई में, और क्या कहते हैं एनिमल्स, फिर वही आपका आर एच विटेकर याद करो, है ना। तो आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन को याद करते हो तो आपको पता चलेगा कि कितने सही तरीके से क्लासिफाई किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, कि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली बड़े ही खूबसूरती से उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को अपना एक एक किंगडम आप उन्होंने
क्या किया, प्रोवाइड किया और उसी तरीके से क्लासीफाई किया। तो इसीलिए आज तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आज भी क्लासीफाई करते हैं अगर हमें नई स्पीसीज मिलती रहे तो। लाइफ वॉज प्रेजेंट ऑन अर्थ अबाउट 3.9 बिलियन ईयर्स अगो। तो यानी ये कह सकते हैं कि 3.9 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ अर्थ पर आ चुकी थी। ठीक है, अब वो चाहे क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक वाली क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक थी, एनारोबिक थी, वो कैसी भी थी लाइफ, लेकिन 3.9 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन गई थी। वायरस थे, विरॉइड्स थे, जो भी थे प्रेजेंट थे 3.9 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अब देखो अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा अभी, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने देखा कि ओरिजिन कैसे हुआ, लाइफ बनी कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई, है ना, कि अंडा आया कि मुर्गा आया, ये वाली बात से आगे बढ़े हम कि मतलब पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, है ना, उससे भी पहले क्या आया, तो वो देखा। फिर अब आते हैं हम थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन की। अब हमें पता है कि हमने इतने सारे हम डाइवर्सिटी की बात करें, है ना, तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंसान भी हैं, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, आपके बंदर भी हैं, लंगूर भी हैं, बहुत सारे, वहीं चिड़ियों की बात कर लो और आपके क्या कहते हैं इंसेक्ट्स की बात कर लो, हर दिन आपको एक नया इंसेक्ट मिल सकता है, इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स है। तो मतलब हमें क्या समझना है कि अब कैसे कैसे स्पीसीज रिचनेस स्टार्ट हुई और किस तरीके से। और आप ये भी जानते हो कि आज जो हम एनवायरमेंट में जितने भी प्रेजेंट में ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज को देखते हैं, पहले की जो स्पीसीज होती थी पहले नहीं थी ऐसे, है ना। पहले एनवायरमेंट कंडीशन, जो हम आइस एज की बात करते हैं, तुम सबने आइस एज मूवी देखी होगी, तो आइस एज में जो देखा है कि उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं ना, कितने अजीब अजीब मैमथ वगैरह दिखाता है, डायनासोर्स भी दिखाता है, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म पहले प्रेजेंट थे। यानी कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि मतलब ऑर्गेनिज्म जब बनना स्टार्ट हुए तो कभी कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म थे, कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ और थे, और कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ और थे, और अब जो हैं वो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए सबसे फिट हैं और अभी मतलब इसमें सरवाइव कर पा रहे हैं। हमारे बाद भी हो सकता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म या कुछ और तरीके की स्पीसीज बनना स्टार्ट हो जाए या बन रही हो कहीं कहीं, हमें पता भी ना चल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाती है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में, ये चीज आपका इवोल्यूशन है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन वेरियस थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट सच एज लामार्क, डार्विन एक्सेट्रा। तो इस इवोल्यूशन को भी समझाने के लिए बेटा साइंटिस्ट है कौन कौन से, लेमार्क, डार्विन और एक्सेट्रा, बहुत सारे अभी देखोगे। ठीक है, तो मतलब इन सारे जो साइंटिस्ट थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि मतलब किस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई, है ना। अब सेल से कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म बने अलग अलग, वो बताया। सबसे पहले आया न्यू लेमार्किज्म। लेमार्क ने क्या कहा, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेमार्किज्म supported by a number of scientists, which is Spencer, कोप, रिचर्ड वेल्स, लॉरेंस नेगेलाई एक्सेट्रा। तो देखो पहले जो हमारे लेमार्क साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या कहा था, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स के बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। उन्होंने कहा कि जो हम ऑर्गन्स यूज नहीं करते वो हमारे पास ऑन नहीं होंगे, वो कैरेक्टर्स पास ऑन नहीं होंगे आगे जनरेशन में। ऐसे धीरे धीरे करके मतलब आगे जनरेशन जरूर जनरेशन वो जो चीज़ें यूज में नहीं रही हैं वो क्या होती जाएंगी, फिल्टर आउट होती जाएंगी थ्रू जनरेशन्स। एंड जो चीज़ हमें नई ज़रूरत की है या सीख रहे हैं वो हम में क्या होगी, इनहेरिट होती आएगी। ठीक है, इनहेरिट होती आएगी तो हम नए कैरेक्टर्स डेवलप करेंगे और कुछ कैरेक्टर्स लूज करते चले जाएंगे। जब कुछ कैरेक्टर्स लूज करते चले जाएंगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि मतलब ऑर्गेनिज्म के, चाहे अब मान लीजिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया था स्नेक का, कि जो स्नेक है वो क्या था कि मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने सॉरी लेमार्क ने तो एग्जाम्पल दिया था आपका जिराफ का, कि जिराफ जो थे उनकी गर्दन पहले कैसी होती थी, इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, जब पेड़ों की लेंथ बढ़ने लगी उनके एनवायरमेंट में तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने, अब क्या करते हो जैसे जिम जाते हो तो तुम बार बार जिस मसल्स पे वर्क करते हो तो वो अल्टीमेटली ग्रो कर जाती है साइज में। तो एग्जैक्टली जिराफ के साथ भी वही हुआ कि वो क्या कर रहा था, वो बार बार अपने नेक मसल्स, वो ऊपर से प्लांट को खाने की, लीव्स को खाने की कोशिश कर रहा था। तो जनरेशन टू जनरेशन जब इस तरीके का ही, एक तरीके का ही फंक्शन डेवलप होता गया, करेक्टर डेवलप होता गया, तो उन्होंने देखा कि मतलब ये क्या हुआ, धीरे धीरे गर्दन उसकी लंबी होती गई। जिराफ आज का आपको मतलब बेसिकली इस पॉइंट पे जाने जाते हैं कि कितनी लंबी उनकी गर्दन होती है। ठीक है,
तो सो सर्वाइकल लेंथ जो जिराफ की थी वो बढ़ती गई, तो ये लेमार्क को एक आइडिया दिया कि ये जो है कहीं ना कहीं आपका जो इवोल्यूशन है इसी चीज पे बेस करता है कि चीजें कौन सी यूज हो रही कौन सी नहीं यूज हो रही, यानी कि करेक्टर्स। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिफाइंड होता जाएगा। इट इज द मॉडिफाइड, तो न्यो लेमार्किज्म में उसी पैटर्न को लेमार्किज्म की नहीं आएगा। ठीक है, तो लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हुए स्पेंसर, कोप, रिचर्ड वेल्स और लॉरेंस और नेगेलाई ने क्या किया, according to it the acquired characters which become incorporated in the germ plasm are inheritable। तो उसको और अच्छे से समझाया उन्होंने। germ plasm का क्या मतलब हुआ, germ plasm का मतलब हुआ germ cell का साइटोप्लाज्म, germ cell साइटोप्लाज्म। germ cell कौन सी आपके गैमीट्स, ओवम और स्पर्म। ठीक है, ओवम और स्पर्म की बात कर रहे हैं बेटा, कि ओवम और स्पर्म में जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें हमने बोला एक तो डीएनए आपका, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास कुछ क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनहेरिट होते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो जर्म प्लाज्म है उसके अंदर कुछ हेरिटेबल क्या कहते हैं करेक्टर्स हैं जो कि एक्युमुलेट कर रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, रिजल्टिंग इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो कुछ भी करेक्टर्स लोड हो रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लोड हो रही है किसी भी सेल में, अल्टीमेटली उसके जर्म सेल में जाएगी ताकि वो क्या करे, रिप्रोड्यूस करके वो करेक्टर पास ऑन होता जाए। तो ये चीज होती गई और इसी को कंसीडर करते हुए इन्होंने कहा कि ये जो भी हेरिटेबल आपके पास करेक्टर्स हैं उसके वजह से नई स्पीसीज आती जाएंगी। ठीक है, न्यू लेमार्किज्म एक्सप्लेन्स द जर्म सेल्स मे बी अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर डायरेक्टली और डायरेक्टली, सॉरी। न्यू लेमार्किज्म के हिसाब से ये जो जर्म सेल्स हैं हमारी, यानी ओवम और स्पर्म की बात करें, इसको एनवायरनमेंट से भी फर्क पड़ेगा कि कैसा एनवायरनमेंट है। अब तो एनवायरनमेंट से फर्क पड़ेगा तो ये डायरेक्टली भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, और इनडायरेक्टली भी, डायरेक्टली जैसे म्यूटेशन वगैरह। ठीक है, और इनडायरेक्टली कैसा, थ्रू सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जैसे आपकी हार्ट सेल्स हो गए, लंग सेल्स हो गए। मैं जब वही अभी आपको एक ही एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए हमारे लंग्स आजकल क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी एयर को क्या करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, या फिर हमारी जो कंडीशन से पहले की कंडीशन से बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है ना। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि हमारी जो ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे इवॉल्व होंगे उस अकॉर्डिंग में, ताकि हमें लो SpO2 हो या फिर अच्छा पानी ना हो या जो भी चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, हर चीज़ उसी तरीके से इवॉल्व होना स्टार्ट होगी, है ना। और इवॉल्व होगी तो सबसे पहले वो लंग के टिश्यू है, हार्ट के टिश्यू है, उनकी सेल्स में जाएगा, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन जब इनके पास जाएगी तो वही डीएनए जो होगा वो बार बार रेप्लिकेट करके फाइनली जर्म सेल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा बेटा। और वो जर्म सेल तक जब पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स वो क्या होगी, इनहेरिट होती जाएगी। ठीक है, तो न्यूरोलैमार्किज्म का यही था। तो फिर आने वाले हो सकता है इवोल्यूशनरी ह्यूमन स्पीसीज ऐसी हो कि जो मतलब बेकार से बेकार कंडीशन में, है ना, उसको क्या मिल सके, वो सरवाइव कर सके अच्छे से इजीली। ठीक है, तो ये लमार्किज्म के लिए वही जिराफ है। देखो जिराफ का पहले आपका सर्वाइकल लेंथ जो थी, ये क्या होता है, सर्वाइकल, है ना। सर्वाइकल लेंथ जो थी आपकी कैसी थी, मीडियम साइज की या नॉर्मल थी, मतलब बॉडी रेशियो टुवर्ड्स बॉडी रेशियो 1:1 के ही हिसाब से था, है ना। एंड देन उसमें थोड़ा सा देखो फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, एंड देन फाइनली देखो ऑलमोस्ट उसके बॉडी रेशियो से बढ़ गया, 1:2 का हो गया होगा। ठीक है, तो रेशियो बढ़ जाता है ना, दुगनी उसकी गर्दन बढ़ गई, या फिर आप देखोगे लेंथ एकदम बहुत अलग ही उसकी गर्दन हो जाती ना, देखा ही होगा सबने जू वगैरह में। तो ये चीज आपके लमार्के से, और क्यों हुआ, ताकि क्योंकि पेड़ पौधे जो हुए पहले तो भाई हर्ब शब, पहले सबसे पहले क्या कैसे पौधे आए होंगे, सबसे पहले ट्रीज थोड़ी बन गए होंगे, सबसे पहले ग्रासेस आई होंगी, देन उसके बाद आपने हम वो भी पढ़ेंगे
क्या कहते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे हर्ब्स हर्ब्स इस तरीके के, फिर उसके बाद ट्रीज आए है ना। तो फिर उन्होंने ट्रीज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना। तो जिस तरीके से अडेप्टेशन स्टार्ट हुई, उसी तरीके से आपका क्या देखने को मिल रहा है, चेंज ऑफ क्या कहते हैं ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं थ्रू जनरेशन। ये एक जनरेशन में नहीं हुआ, ये बहुत सारी जनरेशन में हुआ होगा। इन्होंने तो केवल 4 जनरेशन दिखाई है, ये बहुत सारी जनरेशन के बाद हुआ होगा। ठीक है, एक क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपके जेनेटिकली रेप्लिकेशन के दौरान जितने भी चेंजेस होने हैं वो स्लो एंड स्टडी होते हैं, है ना। VNTR के अकॉर्डिंग ही हो रहे होते हैं, उसी में जो चेंजेस होते हैं। और वो पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने पढ़ा था, और वो बहुत तेजी से नहीं होता है ना, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो वही लेमार्किज्म है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा है कि पहली थ्योरी इवोल्यूशन की किसने दी, लेमार्क ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली थ्योरी इवोल्यूशन के बारे में किसने बताया हमें, लेमार्क लेमार्क ने, है ना, जिनका पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क था। 1809 में, ईयर कौन सा है बेटा, 1809 में। और उन्होंने इसके लिए क्या पब्लिश की बुक बेटा, फिलोसफी जूलॉजिक। ठीक है, जूलॉजी की, तो फिलॉसफी जूलॉजी के नाम की बुक पब्लिश करी। उसके अंदर इन्होंने बताया कि उनकी अपनी फिलॉसफी दी है ना, अपनी मान्यताएं दी कि मतलब किस तरीके से इवोल्यूशन होगा, ये चीज़ बताया। द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और किस तरीके से पॉपुलरली इनकी थ्योरी मतलब फेमस हुई, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म। इट कैन बी डिफाइंड एज, देखो हम एग्जाम्पल में अपेंडिक्स भी ले सकते हैं अपना इनके, है ना। तो अपेंडिक्स क्या एग्जांपल लें तो भी हमारे लेमार्किज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जाता है बेटा। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स और द फंक्शन ऑफ एनी एक्वायर्ड ड्यूरिंग of any organ acquired during the lifetime of an individual in response to change in the surrounding environment, which are inherited by its offspring and keep on adding up over a period of time। ठीक है, यही चीज समझा रही है, वही चीज बोली है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कंसेप्ट, क्या है कंसेप्ट है यूज एंड डिसयूज ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स की जगह आपको ऑर्गन्स भी दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऑर्गन्स के बेसिस पे समझाया था, तो ऑर्गन्स भी आ सकता है। यूज और डिसयूज है करेक्टर्स या फिर ऑर्गन्स का, दैट विल फाइनली इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। और इसी से क्या होगा, दैट विल डिफाइन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स टू द स्पीसीज, है ना। और अल्टीमेटली जब हम ये बड़े लार्ज ग्रुप में, मतलब अभी एक फैमिली में चल रहा है, फिर ऐसा देखें कि 2 फैमिली में चल रहा है, फिर पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन में चलने लगा, पॉपुलेशन से पूरा एक स्पीसीज में ये रन कर रहा है, इस तरीके का पैटर्न। तो वो एक स्पीसीज को नई मतलब डायरेक्शन में नहीं लेके चला जाएगा, नया कुछ नहीं बना देगा उसमें, ऑफ कोर्स बना देगा। तो ये क्या है, इवोल्यूशन जैसा ही है, और काफी हद तक अच्छी थ्योरी थी। ठीक है, अब जो एविडेंस थे इनके फेवर में कि उन्होंने, और मतलब ऑफ कोर्स लेमार्किज्म के एविडेंस में हमारा अपेंडिक्स भी आ रहा है, तो बहुत और भी कितने सारे क्या कहते हैं आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले था डिसअपियरेंस ऑफ लिम्ब इन स्नेक्स। स्नेक्स, यहाँ पे एक स्नेक दिखाया हुआ है पुराना, है ना, सांप की मौसी वगैरह देखी है तुमने, है ना। सांप की मौसी के भी पैर होते हैं, हाथ पैर दिखे। तो जो अगर उसमें है तो ऑफ कोर्स सांप उससे डेवलप हुआ है, और सबसे पहले रेप्टाइल से तो हाथ पैर तो थे ही उनके में। ठीक है, तो रेप्टाइल जब देखे तो उन्होंने देखा कि देखो और उनको जो फॉसिल्स वगैरह मिले, तो फॉसिल्स में उन्होंने देखा कि उसका कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन था किसका, लिम्स का बेटा। बट आज के हम सांप देखते हैं, आज के सांप अपने एनवायरमेंट या फिर अपने चाहे मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, फूड को कैच करने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए जितना ज़्यादा अपने आप को एडवांस टेक्निक के साथ डेवलप या इवॉल्व करा सकते थे, उन्होंने कराया। एंड दे फाइनली गॉट अ परफेक्ट बॉडी, कैसी, बिल्कुल स्मूथ बॉडी ली। ठीक है, उनको मतलब रेंगने में
मतलब ग्रीप करने में ज़्यादा आसानी होती थी, बजाय कि लिम्स का यूज़ कर करके वॉक करने में, है ना। कि बॉडी बिल्कुल एकदम सिलेंड्रिकल लॉन्ग टेल जैसी है, तो उसमें लिम्स का होना कहीं ना कहीं हिंडर प्रोड्यूस करता है, और वो उससे ज़्यादा बेटर, और फिर ना लंबे हो पा रहे थे, तो ये लंबे भी हुए, है ना। उसके बाद तो डिसअपियरेंस, उनके लिम्स का कोई फायदा ही नहीं आ रहा था, है ना। उनकी वो अपनी बॉडी से ही जब उन्हें पूरा दम लगा के मूव करना पड़ रहा था, तो लिम्स का क्या फायदा। तो धीरे धीरे लिम्स देखो छोटे, इनके लिम्स कितने छोटे, छोटे छोटे होते गए, और छोटे छोटे फाइनली गायब हो गए, है ना। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वेब्ड टोज इन एक्वाटिक बर्ड्स। आपने बर्ड्स देखी हैं, बर्ड्स को आप बस केवल इस बारे में, जैसे बर्ड्स बोलो तो आपको उड़ने वाली चिड़िया याद आती है, कोई भी एक्वाटिक और क्या कहते हैं बर्ड याद नहीं आती है, बट होती है, ठीक है। और होती है तो बर्ड्स में एक्वाटिक होने की वजह से क्या कैरेक्टर्स डेवलप हुए, कि जो उनके पंजे थे, है ना। अब एंसेस्टर्स के भी पंजे कैसे थे बेटा, एंसेस्टर्स के भी पंजे वेब्ड थे, ये वेब्ड है, ठीक है। ये वेब्ड आपको क्या कहते हैं फ्लेंजेस दिखा रखे हैं, और यही वेब्ड फ्लेंजेस जो है आपके, देखो कैसे वो मतलब वो कर रहे हैं। कोयल में क्या हो गया, कोयल में आपका जो उसके क्लॉज है वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से। तो बर्ड में भी जब आप क्लॉज की स्टडी करोगे ना, तो जो बर्ड अब जैसे जो पेड़ों पे रहती है उसके क्लॉज अलग है, जो शिकार करती है जैसे ईगल वगैरह उसके क्लॉज अलग है, ठीक है। और जो पानी में जैसे कि डक, है ना, डक हो गई, आपका फ्लेमिंगो हो गया, आपका कोमोरेंट हो गया, ये सारी जो बर्ड्स हैं, इनके आप अगर क्या कहते हैं इनके अगर आप क्या कहते हैं क्लॉज को देखो, ठीक है, तो वो चेंज हो चुके वेब्ड में। मतलब कि आपका जैसे अगर ये क्लॉज थे उसके ऐसे 3 पंजे थे, है ना, आपके बर्ड के, तो उसके बीच में वेब हो जाता, क्यों, ताकि वो पानी पे इजीली, एक तो ये किस एक तरीके से फिन की तरह हो जाएगा उसके, है ना, जैसे मछलियों के फिन होते हैं वैसे ही फिन्स की तरह होगा, और वो उसे हेल्प करेगा तैरने में, है ना, पैडल करने में, तो इसलिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, लेमार्क के एविडेंस में काम कर रही थी थ्योरी के। इवोल्यूशन ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स फ्रॉम देयर फ्लाइंग एंसेस्टर्स, ठीक है। जो उन फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे आप पेंगुइन देखते हो, किवी देखते हो, ये सारी बर्ड्स जो कैसी हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, और अब फ्लाई नहीं करती, तो उनके पंख भी कैसे छोटे से हो गए, ठीक है। अब आप देखते हो क्या कहते हैं पेंगुइन को, तो पेंगुइन्स के तो बिल्कुल मॉडिफाई हो गए फिन्स में ही, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये बिल्कुल उस तरीके से ही है कि जिस एनवायरनमेंट में जिस तरीके का यूज होना है ऑर्गन का, उसी तरीके से उसका डेवलपमेंट होता गया थ्रू जनरेशन एंड जनरेशन, एंड इट फिर मतलब इनहेरिट होते गए ये कैरेक्टर्स, है ना। रिडक्शन इन द मास ऑफ मसल्स ऑफ पिन्ना इन मैन। और हम अब देखो, पहले लोगों के कान कैसे होते थे, बेताल के कान देखे हैं ऐसे, है ना, ऐसे लंबे लंबे बड़े बड़े कान होते थे। बट हमारे अब कान बिल्कुल परफेक्टली मॉडिफाई होके छोटे से ऐसे पिन्ना में चेंज हो गए हैं पर्टिकुलर। तो मास जो है, रिडक्शन हुआ मास का, मसल्स का, पिन्ना का, क्योंकि अब हमें इतना ज्यादा मतलब चौकन्ना या डिफेंस की जरूरत नहीं। कान किस लिए होते हैं, कान होते हैं ताकि जितना बड़ा कान उतना दूर, हाथी के कान होते हैं उतने दूर से सुन सकते हो, है ना, उतने छोटी से छोटी आवाज को कैच कर सकते हो, कुत्ते के देखे, बिल्ली के देखे। तो अब हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, है ना, हम अच्छे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़ोन है, हमें बहुत दूर से किसी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका क्या दिख रहा है कि रिडक्शन दिख रहा है मसल्स का, है ना, पिन्ना मसल्स का मैन में। तो ये भी आपका क्या है बेटा, एक तरीके से लेमार्किज्म ही है। और अगर आप अपेंडिक्स की बात करो, दैट इज ऑल्सो अ लेमार्किज्म, ठीक है। एविडेंस अगेंस्ट लेमार्किज्म, अगेंस्ट में कौन कौन से थे, ऐसा क्या हुआ कि मतलब क्यों इस थ्योरी को बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है इवोल्यूशन के लिए। क्योंकि क्या हुए, हमारे एक ऑगस्टस वीजमैन करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने बहुत जनरेशन तक, ऐसा नहीं कि एक ही बार, बहुत सारी जनरेशन तक क्या किया बेटा, एक फीमेल और एक मेल चूहा लिया, और उसकी पूंछ काट दे रहे थे बार बार। वो देखो यहाँ पे काट दी ना, ये पूंछ को कट कर दे रहे थे। तो फिर उनको रिप्रोड्यूस लगभग 19 जनरेशन तक रिप्रोड्यूस कराया, और देखा कि तब भी पूंछ आ रही है, ठीक है। उन्होंने देखा कि तब भी पूछ आ ही जा रही है ऑफस्प्रिंग में, ये तो नहीं कटी हुई आ रही, है ना।
अगर हम यही बात करें कि यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर मतलब वो कैरेक्टर्स जो नहीं हैं अब की जनरेशन में, वो धीरे-धीरे आगे भी जनरेशन में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे ये बात इनको डाइजेस्ट नहीं हुई कि ऐसा होता तो मैं तो हर बार हर जनरेशन में पूँछ काट दे रहा हूँ, यानी कि पूँछ तो ग्रो होनी ही नहीं चाहिए, है ना? तो उन्होंने क्या देखा कि ये ऑफस्प्रिंग में फाइनली क्या हो रहा था कि जो 2 पेरेंट थे जिनकी अब पूँछ नहीं थी, तो भी क्या हो रहा था, पूँछ आ जा रही थी बच्चों की, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ऑगस्टस विज़मन discarded the law of inheritance of acquired characters. It proved that the only characters affecting germ cells are inherited. तो क्योंकि उन्होंने बोला था क्या कि सोमेटिक सेल्स से भी क्या हो सकती हैं, चीज़ें इनहेरिट हो सकती हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट कटता हुआ या फिर मतलब सही से प्रॉपरली वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये टेल आना एक सोमैटिक करेक्टर था और सोमैटिक करेक्टर को डिस्टर्ब करते हुए या फिर अनटिल अनलेस जब तक हम इसका जीन मॉडिफाई ना करें इस ऑर्गेनिज्म का, तब तक हमें कोई चेंज आते हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है? तो मैनी टाइम्स एवोल्यूशन शो रिडक्शन इन साइज, shrubs, herbs and grasses are smaller than trees although have evolved later, है ना? कि हमने कई बार देखा है कि इवोल्यूशन में कि जो पेड़ों का साइज है वो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। जैसे श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं, ये छोटा है ट्रीज के, जबकि वो पहले इवॉल्व कर चुके थे। मैंने बोला ना श्रब्स और हर्ब्स तो पहले आए हुए थे, स्टिल मतलब ट्रीज में दोबारा से मतलब बैक साइड इवोल्यूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ऐसा कैसे हो गया, है ना? तो एक तो ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट कि अगर हम कोई सोमैटिक चेंज ला रहे हैं किसी पर्सन में, क्योंकि ये तो एक्वायर्ड हो गया ना, इसको पता है कि ये बार बार इसका पूंछ कट जा रही है, कंडीशन ऐसी आ रही है कि बार बार इसकी पूंछ ही कट जा रही है, तो भाई ये तो इसके लिए एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हो गए। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गए तो क्या होना चाहिए, आगे वाली जनरेशन में नहीं दिखाई देना चाहिए, बट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लैमार्किज्म को काफ़ी मतलब डिसअप्रूवल झेलना पड़ा कि उन्होंने, मेरा मानना ये है कि भाई उन्होंने लमार्क ने बोला था कि यूज और डिसयूज के ऊपर बात करी थी कि मतलब भाई ऑफ कोर्स टेल बहुत जरूरी है इस माउस के लिए, तो उसका ये जीन थोड़ी खत्म हो गया कि टेल नहीं यूज होनी चाहिए, टेल तो उसके जीन में है, उसको यूज करनी है, टेल टेल जरूरी पार्ट है। तो ऑफ कोर्स ये एक वैसा करेक्टर है जो ऑफ कोर्स जनरेशन टू जनरेशन दिखाई देगा, तो वो इस वजह से आता गया, मेरे ख्याल से तो यही है। तो मुझे उनकी बात अगस्त वाइजमैन की सही नहीं लगती। आप कमेंट करके बताओ कि आपको सही लगती कि नहीं। तो आज के लिए लमार्किज्म वाली यानी पहली थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमने कवर कर ली बेटा अपने लेक्चर 1 में, ठीक है? लेक्चर 2 से हम अपना डार्विनिज्म पे आएंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके रिस्पेक्ट में कितनी सारी नई नई टर्म सीखनी जाननी है,